लोग ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर अपनी खीज मिटाने के लिए उसकी तुलना सड़क पर नमाज से कर दी ताकि मुस्लिम वोट बैंक सेट हो जाए। लेकिन अधूरा सच बताकर दिग्विजय सिंह फंस गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नमाजियों को लात मारने वाली जिस घटना को शेयर किया उसका वीडियो मार्च 2024 में वायरल हुआ था। यह दिल्ली के इंद्रलोक की घटना थी। तब सभी ने इस घटना की आलोचना की थी, हमने भी की थी कि भाई ये लात मारने का क्या तरीका है, कोई नमाज पढ़ रहा है और आप लात मार रहे हो। आरोपी पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने नहीं किया। ऐसे में सवाल उठेगा कि दिग्विजय सिंह क्या मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं? क्या इन दो तस्वीरों के जरिए दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ये सब कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यह है कि भाई कांवड़ यात्रा जो है उसके लिए रूट बनता है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जो है वो कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है और बाकायदा जो कांवड़िए हैं वो रोड के साइड में चलते हैं। नमाज से भी किसी को दिक्कत नहीं है। किसी खास ईद के दिन, बकरीद के दिन पर अथॉरिटी से परमिशन लेके सड़क पर, क्योंकि ज्यादा लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज होती है, तब लोग आपत्ति जताते हैं कि भाई नमाज सड़क पे क्यों हो रही है, ट्रैफिक रुक रहा है, ये हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसे पोस्ट किया जैसे कांवड़ियों को तो सारी छूट है और नमाज पढ़ने वाले हर व्यक्ति को लात मारी जा रही। आप देखिए कि बिहार चुनाव में क्या हो रहा है। वहां मुस्लिम वोटों की मारामारी मची हुई है। वहां इंडी गठबंधन एक मुस्लिम वोट चाहता है। इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने ओवैसी को किनारे लगा दिया। ओवैसी ने बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए लालू यादव को अप्रोच भी किया था, लेकिन अब खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी को ना बोल दिया है। ओवैसी को ना बोलने की वजह भी आप जान लीजिए। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है, उससे कैसा गठबंधन। सुनिए बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और एमआईएम लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस की तरह ही आरजेडी को भी ओवैसी से दिक्कत है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर वाकई सेक्युलर ताकतों की मदद करनी है तो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़े। आरजेडी का तर्क है कि जब वो चुनाव लड़ने हैदराबाद नहीं जाते तो ओवैसी बिहार क्यों आ रहे? अरे भाई आप जाइए हैदराबाद, आपको किसी ने मना किया है? इंडी गठबंधन ने ओवैसी को तेवर दिखाए तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने साफ कहा कि एक तरफ तो इंडी गठबंधन उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ साथ चुनाव लड़ने से मना भी करती है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। सुनिए 2 दिन पहले दिया ओवैसी का यह बयान। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एक तरफा मोहब्बत होने वाली। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। इधर बिहार में इंडी गठबंधन ने ओवैसी से किनारा कर लिया। उधर राहुल गांधी ने असम जाकर नया बवाल मचा दिया। राहुल गांधी ने आज असम में रैली की और रैली के दौरान उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम को ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा,
ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने असम के सीएम को जेल भिजवाने की धमकी दी, उससे सियासी पारा बढ़ गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। हिमंता ने कहा, जो खुद जमानत पर है वो जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। यानी सियासी वार पलटवार चल रहा है। फिलहाल पाठशाला में वक्त हो गया अगले चैप्टर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिल से बाहर आया है आतंकी हाफिज सईद। पहली तस्वीर में क्या दिखा है? मुनीर तख्ता पलट करने में बिजी, इधर बिल से निकले हाफिज सईद को अज्ञात हमलावर निपटाने वाले हैं क्या? आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुपा था डर के मारे, वो एक बार फिर तगड़ी सिक्योरिटी के बीच खुलेआम घूमने लगा है। और हाफिज सईद ने एक बार फिर मुरीद के में लश्कर तैयबा के आतंक की अपनी फैक्ट्री को चालू कर दिया है। आज पाठशाला में मुरीद के में हाफिज के टेरर फैक्ट्री के अंदर चल रही आतंकियों की ट्रेनिंग की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन यह सबको हैरान कर रहा है कि जो हाफिज सईद इतने दिन छुपा बैठा था, वो अचानक बाहर कैसे आ गया? वो खुद बाहर आया है या उसे बाहर लाया गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही यह खबर आ चुकी है कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा मुनीर अगस्त में एक बार फिर भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश में जुटा है। अब या तो मुनीर ने हाफिज सईद को भारत पर आतंकी हमला करने के लिए बाहर निकाला है, या फिर मुनीर की कोई और प्लानिंग है। हाफिज सईद को बिल से निकालकर असीम मुनीर का असली गेम क्या है, आज पाठशाला में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाफिज सईद बिल से बाहर आया है, क्या अब उसका मरना तय है? क्या अज्ञात हमलावर उसको भी ठोक देंगे? क्या होने वाला है हाफिज सईद के साथ? एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा विस्तार से बताता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। हाफिज सईद के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें हाफिज सईद लाहौर के पास मुरीद के में अपने आतंकी अड्डे में खुलेआम आतंकियों के बीच बैठा नजर आ रहा है। जिस स्टेज पर हाफिज सईद बैठा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे बड़ी संख्या में उसके बॉडीगार्ड वाले भी खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, स्टेज के ठीक नीचे भी हथियारबंद सिक्योरिटी वाले तैनात दिख रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे हाफिज सईद का गुणगान हो रहा है, एक बार ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर क्यों हाफिज सईद को असीम मुनीर ने बिल से बाहर निकाला है। यानी हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाफिज सईद वो आतंकी है जिसका अचानक सामने आना सबको हैरान भी कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि हाफिज सईद को बिल से बाहर निकालने का मतलब है किसी भी वक्त हाफिज के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के सीधे टारगेट पर हाफिज सईद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर घूमते ही रहते हैं, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को देखते ही ठोक देने की फिराक में रहते हैं। क्या हाफिज सईद को इसलिए बाहर निकाला गया है कि अज्ञात हमलावर उसे ठोक दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाफिज के कई करीबियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। जैसे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के दीर में अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के बेहद करीबी आतंकी मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले मई में हाफिज के एक और करीबी आतंकी अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। मई में ही लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के करीबी अमीर हमजा को गोली मार दी गई थी, जो अब भी लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च में लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अब्दुल रहमान को भी हाफिज का करीबी माना जाता है। मार्च में ही लश्कर के टॉप कमांडर और हाफिज का करीबी आतंकी अबू कताल भी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरे के बीच हाफिज सईद को बाहर निकालने के पीछे असीम मुनीर का प्लान क्या है, और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है।
क्या ये मुनीर खुद चाहता कि हाफिज सईद बाहर निकले और